मित्रों, जिन्होंने प्रेमचंद का नाम सुना होगा वो अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को उस उच्च भूमि तक पहुंचाया जिसको पहले के साहित्यकार नहीं पहुंचा पाए। और सत्य में प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखा करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो हिंदी में आ जाते हैं। और हिंदी के लोगों को उनका ऋणी होना चाहिए कि उस शख्स ने ताउम्र हिंदी साहित्य की सेवा की और उसने एक साहित्य का स्टैंडर्ड मानक निर्मित किया अपनी कहानियों में और अपने उपन्यासों में और अपने विचारों में। वह भारत की गुलामी का दौर था और उस गुलामी के दौर में वो जिस समाज में रह रहे थे, उस समाज में एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत का शासन था और एक तरफ भारतीय राजा महाराजाओं का, सामंतों का शासन था। लेकिन उस सब के बीच में 1883 में पैदा हुए प्रेमचंद और 1936 में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस काफ़ी कम उम्र में प्रेमचंद ने जितना कुछ लिखा, उन्होंने कभी अंग्रेज़ों की नौकरी भी किया करते थे, लेकिन 1921 में गांधी जी के प्रभाव में आकर के वह नौकरी भी छोड़ देते हैं और उसके बाद शुरू होते हैं प्रेमचंद की ज़िंदगी में अभावों के दिन। वो सिर्फ लिखना और प्रकाशन के दम पर अपना परिवार चलाना चाहते थे और अंतिम समय में उनको बीमारी ने घेर लिया और वो बहुत जल्दी इस दुनिया से चले जाते हैं। जब 1936 में उनका सबसे फेमस उपन्यास गोदान पब्लिश हुआ था, उसी साल उनका भी देहांत हो जाता है और प्रेमचंद इस मुल्क की आज़ादी को नहीं देख पाए। आने वाले समाज के उस स्वप्न को, जिस स्वप्न को उन्होंने अपनी रचनाओं में पिरोया था, वो बाद की पीढ़ी में रेणु और उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले श्रीलाल शुक्ल और तमाम महान साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि से लेकर पूरी परंपरा है हिंदी में, उसने उनको आगे बढ़ाया। प्रेमचंद के हम सत्य में ऋणी है कि उन्होंने त्यागपत्र, गोदान, कफन, क्या क्या नहीं लिखा उन्होंने। बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी, कितनी 300 के लगभग कहानियाँ लिखे और उपन्यास लिखे काफ़ी सारे। वो मंगलसूत्र, सेवा सदन से लेकर उनके कई उपन्यास हैं। तो अगर हमें प्रेमचंद को समझना है तो प्रेमचंद ने 1936 में, जो कि उनके जीवन का सबसे अंतिम साल था और उसी साल उनकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का लखनऊ में अधिवेशन होता है और उसमें वह जो भाषण देते हैं, ये वही भाषण है जिसमें वो कहते हैं, जिसका टॉपिक ही उन्होंने रखा है कि साहित्य का उद्देश्य क्या है। आखिर हम इतना सारा साहित्य पढ़ते हैं, इतना सारा साहित्य लिखते हैं, आखिर साहित्य का उद्देश्य क्या है, किसको साहित्य माना जाए और किसको न माना जाए। क्योंकि किताब रट करके परीक्षा पास कर लेने से कोई साहित्यकार नहीं हो जाता है। और प्रेमचंद ने कहा भी कहीं कि साहित्यकार उत्पन्न नहीं किया जाता, साहित्यकार तो पैदा होता है, कलाकार तो पैदा होता है। तो प्रेमचंद इस निबंध में बहुत सारे सवाल उठाते हैं, बहुत सारे विषयों पर बात करते हैं और अंततः वो साहित्य का मर्म क्या है, साहित्य का भेद क्या है और वाकई साहित्य क्या हो सकता है, साहित्य को क्या होना चाहिए और किस प्रकार का साहित्य समाज के लिए उपयोगी है और कैसा नहीं है, और साहित्यकार को क्या होना चाहिए। इन सारे सवालों पर इस पूरे भाषण में वो विचार करते हैं और भाषा को लेकर, भाव को लेकर के उन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वो बड़ी बारीकी से और बड़ी सरल भाषा में विचार करते हैं। जैसा कि वो अपने उपन्यासों में बड़ी सिंपल भाषा में विचार करते हैं, वैसा ही इस भाषण में भी विचार करते हैं। मैं सारा भाषण तो नहीं पढ़ूंगा, अगर आपको पढ़ना है तो ये इंटरनेट पर उपलब्ध भी है और आप बाकी पुस्तकों से भी पढ़ सकते हैं। मैं कुछ खास बातें जो वाकई हमारे लिए ज़रूरी है, जो कोई साहित्य को समझना चाहता है, जिसकी साहित्य में रुचि है और जो अपने समाज को जानना चाहता है, उसके लिए प्रेमचंद जैसा बड़ा रचनाकार अपने जीवन के उस आखिरी दौर में क्या कहता है, हम शुरू करेंगे। यह सम्मेलन हमारे साहित्य के इतिहास में स्मरणीय घटना है। हमारे सम्मेलनों और अंजुमों में अब तक आमतौर पर भाषा और उसके प्रचार पर ही बहस की जाती रही है। यहाँ तक कि उर्दू और हिंदी का जो आरंभिक साहित्य मौजूद है, उसका उद्देश्य विचारों और भावों पर असर डालना नहीं, किंतु केवल भाषा का निर्माण करना था। वह भी एक बड़े महत्व का कार्य था। जब तक भाषा एक स्थायी रूप न प्राप्त कर ले, उसमें विचारों और भावों को व्यक्त करने की शक्ति ही कहाँ से आएगी। हमारी भाषा में पायनीरों ने, रास्ता साफ करने वालों ने हिंदुस्तानी भाषा का निर्माण करते जाति पर जो एहसान किया है, उसके लिए हम उनके कृतज्ञ न हो
तो ये हमारी कृतज्ञता होगी। मैंने पहले ही कहा है कि वो भाषा हिंदी के बनने का दौर भी था, इसलिए वो कह रहे हैं कि एक समय था कि हमें एक भाषा भी बनानी थी, और अगर हम जिन्होंने हमारी भाषा बनाई है उसके प्रति हमें वाकई आभारी होना चाहिए, और प्रेमचंद ये आभार प्रकट कर रहे हैं। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि एक भाषा बनने के बाद फिर उस भाषा में किस प्रकार का साहित्य होना चाहिए, उस पर बड़ी गंभीरता से विचार करते हैं वो। भाषा साधन है, साध्य नहीं। कह रहे हैं कि भाषा माध्यम है, बात कहते हैं भाषा ही मेन लक्ष्य नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ माध्यम है। उसमें जाकर के हम क्या कहते हैं, अब हमारी भाषा में वह रूप प्राप्त कर लिया है कि हम भाषा से आगे बढ़कर भाव की ओर ध्यान दें और इस पर विचार करें कि जिस उद्देश्य से यह निर्माण कार्य आरंभ किया गया था वह क्यों कर पूरा हो। वही भाषा जिसमें आरंभ में बागो बहार और बेताल पच्चीसी की रचना ही सबसे बड़ी साहित्य सेवा थी, अब इस योग्य हो गई है कि उसमें शास्त्र और विज्ञान के प्रश्नों की भी विवेचना की जा सके, और ये सम्मेलन इस सच्चाई को स्पष्ट स्वीकृति है। भाषा बोलचाल की भी होती है और लिखने की भी। बोलचाल की भाषा तो मीर अमन और लल्लूलाल के ज़माने में भी मौजूद थी, पर उन्होंने जिस भाषा की दाग बेल डाली उसमें लिखने की भाषा थी, और वही साहित्य है। बोलचाल के हम अपने करीब के लोगों पर अपने विचार प्रकट करते हैं, अपने हर्ष शोक के भावों का चित्र खींचते हैं। साहित्यकार वही काम लेखनी द्वारा करता है। हाँ, उसके श्रोताओं की परिधि बहुत विस्तृत होती है, और अगर उसके बयान में सच्चाई है तो शताब्दियों और युगों तक उसकी रचनाएं हृदयों को प्रभावित करती रहती है। अब वो कह रहे हैं कि बोलने की भाषा तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन लिखने की भाषा में क्या अलग बात होती है और उसका क्या महत्व होता है, इसको प्रेमचंद बता रहे हैं कि उसका क्या इंपॉर्टेंस और वो क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, और उस लिखने की भाषा पर हमें कितना ध्यान देना चाहिए, और वो हमारे लिए कहाँ तक काम की हो सकती है और क्या नहीं हो सकती, उस पर वो बड़े अच्छे से अपनी बात रख रहे हैं प्रेमचंद। आगे क्या कह रहे हैं वो, परंतु मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि जो कुछ लिखा जाए वह सब का सब साहित्य है। साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित और सुंदर हो, जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो, और साहित्य में यह गुण पूर्ण रूप से उसी अवस्था में उत्पन्न होता है जब उसमें जीवन की सच्चाइयों और अनुभूतियों व्यक्त की गई हो। तिलस्मी कहानियाँ, भूत प्रेत की कथाओं और प्रेम वियोग के आख्यानों से किसी ज़माने में हम भले ही प्रभावित हुए हों, पर अब उसमें हमारे लिए बहुत कम दिलचस्पी है। इसमें संदेह नहीं कि मानव प्रकृति का मर्मज्ञ साहित्यकार राजकुमारों की प्रेम गाथाओं और तिलस्मी कहानियों में ही जीवन की सच्चाइयों का वर्णन कर सकता है और सौंदर्य की सृष्टि कर सकता है, परंतु इससे भी इस सत्य की पुष्टि ही होती है कि साहित्य में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि वह जीवन की सच्चाइयों का दर्पण हो। फिर आप उसे जिस चौखटे में चाहे लगा सकते हैं। चीड़े की कहानी और गुलो बुल की दास्तान ही उसके लिए उपयुक्त हो सकती है। प्रेमचंद कह रहे हैं कि सिर्फ साहित्यकार का काम सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियाँ कहना नहीं है, बल्कि उसे जीवन की सच्चाई को प्रकट करना उसका काम है। साहित्य की बहुत सी परिभाषाएं की गई है, पर मेरे विचार से उसकी सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है, चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानियों के या काव्य के रूप में। उससे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए। प्रेमचंद क्या कह रहे हैं कि मैंने भी साहित्य की बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी, लेकिन साहित्य की मेन परिभाषा मुझे लगती है उसका काम है क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। वो जीवन की आलोचना कैसे करता है। जैसे एक कलाकार एक पत्थर को छांट के मूर्ति बना सकता है, वैसे ही साहित्यकार कह रहा है कि जीवन की आलोचना करके जीवन को बेहतर बना सकता है। हमारी कमियों को बता करके वो हमें एक मुकम्मल इंसान में तब्दील करने में हमारी भूमिका निभा सकता है, ऐसा प्रेमचंद का कहना है। इसलिए उनका कहना है कि चाहे कविता लिखो, चाहे आप कहानी लिखो, चाहे उपन्यास लिखो, लेकिन उसका मूल उद्देश्य क्या है, जीवन की आलोचना है, जीवन की समीक्षा करना है। हमने जिस युग को अभी पार किया है उसे जीवन से कोई मतलब न था। हमारे साहित्यकार कल्पना की सृष्टि खड़ी कर उसमें मनमाने तिलस्म बांधा करते थे। तिलस्म नहीं, कल्पना है। कहीं फिसियानवे अजायब की दास्तान थी, कहीं बोस्तान ख्याल की और कहीं चंद्रकांत तथा संतति की। इन आख्यानों का उद्देश्य केवल मनोरंजन था और हमारे अद्भुत रस प्रेम की तृप्ति। साहित्य का जीवन से कोई लगाव है, यह कल्पनातीत था। कहानी कहानी है, जीवन जीवन, दोनों परस्पर विरोधी वस्तुएं समझी जाती थी। कवियों पर भी व्यक्तिवाद का रंग चढ़ा हुआ था। प्रेम का आदर्श वासनाओं को तृप्त करना था और सौंदर्य का आँखों को इन्हीं श्रृंगारिक भावों को प्रकट करने
में कवि मंडली अपनी प्रतिभा और कल्पना के चमत्कार दिखाया करती थी। पद्य में कोई नई शब्द योजना, नई कल्पना का होना दाद पाने के लिए काफ़ी था, चाहे यह वस्तुस्थिति से कितनी ही दूर क्यों न हो। आशियाना और कफस, वर्ग, खीरमन और कल्पनाएं, विरह, दशा और वर्णन से निराशा और वेदना की विविध अवस्थाएं इस खुशी में दिखाई जाती थी कि उसे सुनने वाले दिल थाम लेते थे। वो कह रहा है कि साहित्य का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन था बस, लेकिन साहित्य का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है। और प्रेमचंद इसमें बहुत सारे बिंदु लेके आते थे कि मैं सारे बिंदु में ट्रेस नहीं करूँगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा। और कह रहा है कि समाज और समय के बदलने के साथ साहित्य की रुचि कैसे बदल जाती है, सबका इंटरेस्ट कैसे बदलता है, इसको हम साहित्य से ही समझ सकते हैं। तो हम किसी भी टेक्स्ट को जब समझते हैं तो उसको समझने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, है ना। हम एग्ज़ाम परीक्षा भी पास करने जाते हैं तो सिर्फ उसमें कॉपी में लिखा हुआ नहीं लिखते हैं, उसको कई बार हम अपनी भाषा में चेंज करके लिखते हैं और हम उसको समझाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो प्रेमचंद कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। कह रहे कि परंतु हमारी साहित्यिक रुचि बड़ी तेज़ी से बदल रही है। अब साहित्य केवल मन बहलाव की चीज़ नहीं है, मनोरंजन के सिवा उसका और भी कुछ उद्देश्य है। वह अब केवल नायक नायिका के संयोग वियोग की कहानी नहीं सुनाता, किंतु जीवन की समस्याओं पर भी विचार करता है और उन्हें हल करता है। अब वह स्मृति का प्रेरणा के लिए अद्भुत आश्चर्यजनक घटनाएं नहीं ढूंढता और न अनुसंधान या अन्वेषण करता है, किंतु उसे उन प्रश्नों में दिलचस्पी है जिससे समाज का व्यक्ति प्रभावित हो। उसकी उत्कृष्टता की वर्तमान कसौटी अनुभूति व तीव्रता है जिससे वह हमारे भावों और विचारों में गति पैदा करता है। वो कह रहा है कि वो कुछ समाज में कुछ इन्फ्लुएंस करता है, उसमें ताकत है कुछ बदल इन्फ्लुएंस करने की। नीति शास्त्र और साहित्य शास्त्र का लक्ष्य एक ही है, उपदेश और विधि में अंतर है। नीति शास्त्र तर्कों और उपदेशों के द्वारा बुद्धि और मन पर प्रभाव डालने का यत्न करता है। साहित्य ने अपने लिए मानसिक अवस्था और भावों का क्षेत्र चुन लिया है। वो कह रहा है नीति शास्त्र में क्या होता है, हम शास्त्र पढ़ते हैं, वो बड़ी बड़ी आदर्श की बातें करता है, लेकिन साहित्य हमारे मन को छूता हुआ जाता है। वो किसी कहानी के माध्यम से, किसी गीत के माध्यम से, किसी कविता के माध्यम से, ये जीवन में जो कुछ देखते हैं या जो कुछ हम पर गुजरती है वही अनुभव और चोटें कल्पना में पहुंचकर साहित्य सृजन की प्रेरणा करती है। कवि या साहित्यकार में अनुभूति की जितनी तीव्रता होती है उसकी रचना उतनी ही आकर्षक और ऊंचे दर्जे की होती है। इसलिए वो कहने कि साहित्यकार के लिए कह रहे हैं कि उसमें उस चीज़ों को अनुभव कितना गहराई से करता है। अनुभूति की बात वो गहराई से प्रेमचंद कहते हैं अपने साहित्य में कि जितना अधिक अनुभव गहराई से करेगा उतना ही उस घटना को गहराई से लिख पाएगा, वो पाठक को उतना ही ज़्यादा अपील करेगी। वो जिस साहित्य में हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हम में शक्ति और गति न पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागता हो, जो हमें सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। प्रेमचंद ने स्पष्ट कहा है कि जो हमें जगाए, जो हमें सौंदर्य की दृष्टि पैदा करे, जो हमें जिंदा कर दे, वह साहित्य है। सिर्फ हमने पढ़ा और हम भूल गए, वो साहित्य नहीं है। पुराने ज़माने में समाज की लगाम मजहब के हाथ में थी। मनुष्य की आध्यात्मिक और नैतिक सभ्यता का आधार धार्मिक उपदेश था और यह भय था, प्रलोभन से कम काम लेता था, पाप पुण्य के मसले उसके साधन थे। वो कह रहा है कि सब कुछ मिडिल में क्या था कि सब कुछ धर्म के आधार पर डिसाइड होता था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। मनुष्य उस चेतना से आगे बढ़ चुका है। अब साहित्य ने यह काम अपने जिम्मे लिया है और उसका साधन सौंदर्य प्रेम है। उसने कहा ना कि धर्म से समाज किस प्रकार से सुंदरता की तरफ शिफ्ट हुआ है और मनुष्य का मनोविज्ञान और मनोलोक कैसे बदला है, इसको बड़ा अच्छे से प्रेमचंद डिफाइन कर रहे हैं। वह मनुष्य में इसी सौंदर्य प्रेम को जगाने का यत्न करता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें सौंदर्य की अनुभूति न हो। साहित्यकार में यह वृत्ति जितनी ही जागृत और सक्रिय होती है, उसकी रचना उतनी ही प्रभावमयी होती है। प्रकृति निरीक्षण और अपनी अनुभूति की तीक्ष्णता की बदौलत उसके सौंदर्य बोध में इतनी तीव्रता आ जाती है कि जो कुछ असुंदर है, अभद्र है, मनुष्यता से रहित है, वह उसके लिए असहाय हो जाता है। उस पर वह शब्दों और भावों की सारी शक्ति से वार करता है। यो कहिए कि वो मानवता, दिव्यता और भद्रता का बाना बांधे होता है। जो दलित है, पीड़ित है, वंचित है, चाहे वह व्यक्ति हो या समूह, उसकी हिमायत और वकालत करना उसका फर्ज है। उसकी अदालत के सामने वह अपना इस्तगासा पेश करता है और उसकी न्यायवृत्ति तथा सौंदर्य वृत्ति को जागृत करके अपना यत्न सफल समझता है। उसने कहा कि साहित्य का काम है कि उस कमज़ोर वर्ग के पक्ष में खड़ा होना,
अगर वो राजा महाराजा और बड़े बड़े लोगों की स्तुति करता रहेगा तो फिर साहित्य किस बात का साहित्य हो, हमें समझना होगा। और इस चीज़ को बगैर समझे साहित्य को नहीं समझ सकते हम। तो प्रेमचंद ने कहा कि साहित्य का उद्देश्य बड़ा है। उसने सौंदर्य की परिभाषाएं, बड़ा लंबा भाषण है, आप सुनिए इसको और बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी आपको। तो मैं इसको पूरा न पढ़ करके कुछ कुछ अंश ही पढ़ रहा हूँ और ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें प्रेमचंद ने कही है इसमें, ऐसा नहीं कुछ कहा नहीं प्रेमचंद ने। आधुनिक साहित्य में वस्तु स्थिति चित्रण की प्रवृत्ति इतनी बढ़ रही है कि आज की कहानी यथासंभव प्रत्यक्ष अनुभवों की सीमा के बाहर नहीं जाती। हमें केवल इतना सोचने से ही संतोष नहीं होता कि मनोविज्ञान की दृष्टि से सभी पात्र मनुष्यों से मिलते जुलते हैं, बल्कि हम यह इत्मीनान चाहते हैं कि ये सचमुच मनुष्य हैं और लेखक ने यथासंभव उनका जीवन चरित्र ही लिखा है, क्योंकि कल्पना के गढ़े हुए आदमियों से हमारा विश्वास नहीं है, उनके कार्यों और विचारों से हम प्रभावित नहीं होते। इसे हमें इसका निश्चय हो जाना चाहिए कि लेखक ने जो सृष्टि की है वो प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर की गई है और अपने पात्रों की जबान में वह खुद बोल रहा है। मैंने कहा ना कि लेखक सिर्फ कल्पनाओं में नहीं, जीवन यथार्थ के पात्र आने चाहिए उसकी रचनाओं में, तभी मजा आएगा। नहीं तो ठीक है, उसने कल्पना में बड़े बड़े कल्याण कर दिए, साहित्य में बड़ा आदर्श उपन्यास लिख दिया और कहा कि समाज में तो कहीं कोई समस्या है नहीं है, सब लोग अमीर है, सबके पास पैसा है, सब लोग आगे बढ़ गए। तो कह रहा है कि उससे काम नहीं चलेगा है। अगर उससे काम चलता तो हमारा समाज बहुत पहले ही बहुत आगे जा चुका होता। इसलिए प्रेमचंद कह रहे हैं कि साहित्यकार का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो बस अपनी छोटी सीमाओं में रहे। और उसको हमने सौंदर्य के बारे में क्या कह रहे हैं, वो सौंदर्य के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं आप वो कह रहे हैं, पहले ही मैं बता चुका हूँ। प्रेमचंद इसके बारे में बड़े क्लियर है, उनके पास कोई मन में कोई संदेह नहीं है इसको लेकर के। और क्या कहते हैं वो कि परंतु सौंदर्य भी और पदार्थों की तरह स्वरूपस्थ और निरपेक्ष नहीं, उसकी स्थिति भी सापेक्ष है। एक रईस के लिए जो वस्तु सुख का साधन है वही दूसरे के लिए दुख का कारण हो सकती है। एक रईस अपने सुरक्षित सुरम्य उद्यान में बैठकर जब चिड़िया का कलगान सुनता है तो उसे स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है, परंतु एक दूसरा संज्ञान मनुष्य वैभव की सामग्री को गणित वस्तु समझता है। ठीक है, उसने कहा कि हर चीज़ का एक आधार होता है, उसका पक्ष होता है, इसलिए कोई चीज़ बेसलेस नहीं होती। कारण कार्य संबंध की जो बात बहुत पहले कही थी बुद्ध ने, तो वही है कि हर चीज़ का एक आधार है और हम उसको उस आधार की दुनिया से काट कर समझेंगे तब हमें समझने में बड़ी दिक्कत होगी। तो कुल मिला के इस पूरे भाषण का उद्देश्य ये कि हमें साहित्य के पैमाने बदलने होंगे और साहित्य को वहाँ तक पहुँचना होगा जहाँ तक वो पहले नहीं पहुँचा, उस आखिरी मनुष्य तक जाना होगा। तो अगर हम आज इतनी सारी सोशल मीडिया पर बहुत सारी कविताएं पढ़ते हैं और हमें लगता है ओहो हो क्रांति हो गई है, समाज तो बदल गया है, सब कुछ बढ़िया भी गया है, लेकिन वाकई समाज में क्या हो रहा है और वाकई कौन कितना अच्छा लिख रहा है, किसके मन में उस युगीन साहित्य को लिखने की क्षमता है। प्रेमचंद ने ये जो कुछ मानक बताए हैं इनको हम समझेंगे तो हम साहित्य की बेहतर परिभाषाएं गढ़ सकते हैं और साहित्य को समझ सकते हैं। बाकी परीक्षाएं तो हमें पास करनी ही है और उसके लिए तैयारी करनी है, क्योंकि रोज़गार बहुत ज़रूरी है, बगैर रोज़गार के कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए लेकिन रोज़गार के साथ साथ हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी कुछ करना होगा और समय रहते हमें अपने आप को कैसे उस चीज़ से जोड़ते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, इसको भी प्रेमचंद बता रहे हैं। तो प्रेमचंद सिर्फ साहित्य का उद्देश्य ही नहीं बता रहे, प्रेमचंद जीवन का उद्देश्य भी बता रहे हैं और जीवन का उद्देश्य बताते हुए वो कह रहे हैं कि हमें समय रहते किस प्रकार से रोज़गार के साधन भी जुटा लेने चाहिए और अगर हमें उस फील्ड में जाना है तो हमें उसके लिए किस प्रकार से अपने विचारों को कहाँ तक ले जाना चाहिए, हम किस समाज के पक्ष में, किन लोगों के पक्ष में खड़े हैं, वही हमारे साहित्यकार होने, वही हमारे बड़े टेक्स्ट रचने का एक आधार पैदा कर सकता है। नहीं तो बहुत सारी रचनाएं लिखी गई लेकिन जिन्हें कोई नहीं पूछता है। तो वही साहित्य जो समाज के उस वर्ग तक जाएगा जो कि वाकई पीड़ित है, शोषित है, जिसको इसने कष्ट सहा है, उसको कैसे उसकी मुक्ति का साधन बनता है, तभी साहित्य है। इसलिए वो कह रहा है कि प्रेमचंद कह रहे हैं कि साहित्य का उद्देश्य वो छोटा नहीं, बहुत बड़ा उद्देश्य है और उस बड़े उद्देश्य को अगर हम समझ जाते हैं तो हम वाकई साहित्य को समझ पाते हैं। तो इस लेख को पूरा पढ़िए और यूट्यूब पर भी है और ये बाकी आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, बहुत सारी साइटों पर पढ़ा हुआ है। पूरा पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।